Good morning, student. I'm Gupta Kumar Srivastava from myself Sudham D. This is my sixth video of government budget, chapter number 10 of macroeconomics. In this video, I'm discussing about the government budget formula and the sums, and about the deficit and the types of deficit. जो हमारा बजट डेफिसिट है उसके बारे में जितने भी टाइप्स हैं जो हमने पिछली क्लास पढ़ा था, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, उसके सारे फॉर्मूला को देखेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं इस फॉर्मूला से आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है या कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने दे सकता है। आप इस फॉर्मूला को भी याद रखें, समझें, कॉपी में लिख ले। तो चलिए इस क्वेश्चन को, इस सारे फॉर्मूला को समझते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड। डेफिसिट जब भी बोले तो हमेशा समझ जाइए कि खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है। तो गवर्नमेंट का जब इनकम कम होता है या खर्चा ज्यादा रहता है तो हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड, मतलब रेवेन्यू रिसीव्ड कम है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है। आखिर गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसीव्ड क्या क्या है? तो आप देख सकते हैं मैंने रेवेन्यू रिसीव्ड को दो भागों में बांटा है, एक में टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? जैसे टैक्स रेवेन्यू में दो पार्ट बटा हुआ है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब गवर्नमेंट हमसे दो तरह का टैक्स लेता है, डायरेक्ट टैक्स और एक लेता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स हो गया, अगर मेरा इनकम है तो उस पर टैक्स लगेगा। वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब बिजनेस टैक्स होता है। तो इस तरह से अगर टैक्स लगेगा वो टैक्स जिसका बटन मुझ पे ही पड़ेगा, मुझको ही देना पड़ेगा, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में आप जीएसटी रख सकते हैं, गुड एंड सर्विस टैक्स रख सकते हैं, सेल टैक्स रखते हैं, कस्टम ड्यूटी रख सकते हैं, एक्साइज ड्यूटी रख सकते हैं। हर तरह का ड्यूटी मतलब टैक्स होता है, तो इस तरह का भी रख सकते हैं। ये तीनों के अलावा अगर आपको कोई भी टैक्स नजर आता है तो वो हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है। तो आप इस बात को भी ध्यान दें। ये दोनों इनकम गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू है, क्योंकि गवर्नमेंट को वापस हमेशा मिलते रहता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में गवर्नमेंट फाइन, पेनल्टी, रजिस्ट्रेशन फीस, बर्थ फीस, डेथ फीस, बहुत सारी चीजें को लेता है। ठीक है, जिसमें एक स्टेट भी है। स्टेट का मतलब होता है कि अगर कोई मर जाता है तो उसका संपत्ति को वो अपना हायर कर सकता है गवर्नमेंट, या उसको ले सकता है। तो स्पेशल असेसमेंट हो गया, मैंने इसके बारे में पूरे डिटेल से पहला या दूसरा वीडियो में डिस्कस किया, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। इसका जो टाइप है, ये छोटा सा एग्जांपल है फॉर्मूला बताने के लिए। तो देख सकते हैं हमारे पास रेवेन्यू रिसीव्ड में इतना सारा चीज आता है, फिर भी अगर रेवेन्यू रिसीव्ड कम जाए और खर्चा ज्यादा जाए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जो गवर्नमेंट देश को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, जस्टिस सिस्टम हो, पुलिस सिस्टम हो, डिफेंस सिस्टम हो, इसमें बहुत सारा खर्चा करता है। तो जब खर्चा ज्यादा चल जाता है, गवर्नमेंट का जो रेगुलर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए और रेगुलर इनकम कम हो जाए, रेवेन्यू इनकम मतलब रेवेन्यू रिसीप्ट और रेगुलर एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ज्यादा खर्चा हो जाए, इनकम कम हो जाए रेगुलर वाला, तो वो हमेशा आपका रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और फॉर्मूला है हमारा। उसके बाद फिजिकल डेफिसिट, जिसका फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग ग्रोइंग। आखिर ग्रोइंग को क्यों एक्सक्लूड कर दिया और आखिर इस फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? इस फॉर्मूला को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसका जो टाइप्स है, चाहे टोटल एक्सपेंडिचर हो या टोटल रिसीप्ट हो, उसे आपको समझना पड़ेगा। देख सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर को मैंने दो भागों में बांटा है, जिसमें पहला भाग है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रेकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, जैसे कि मैंने बताया था गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर होता है, चाहे वो सैलरी हो या डिफेंस का खर्चा हो, कुछ भी देश को चलाने के लिए जो खर्चे होते रहते हैं गवर्नमेंट का, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो रूटीन वाइज होते रहते हैं। या कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो रोड, डैम, रेलवे, फ्लाईओवर इस सबको बनाने में लगता है, तो वो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। आप कह सकते हैं बड़ी खर्चा जो एक बार लगे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, छोटी खर्चा जो बार बार लगते रहे वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये दोनों खर्चा गवर्नमेंट करता रहता है, और ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, मतलब टोटल गवर्नमेंट का खर्चा निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट आता है। रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में यहाँ डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है, बट हमको डिस्कस करना है यहाँ कैपिटल रिसिप्ट के बारे में कि कैपिटल रिसिप्ट को अगर अच्छे से आप समझ जाते हैं तो आपका ये चैप्टर भी बहुत आसान हो जाएगा, और साथ ही आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है या सम आता है तो आप बड़ी अच्छे से बना लेंगे। तो चलिए अच्छे से समझते हैं इसका हम लोग जो कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या आता है। तो कैपिटल रिसिप्ट में तीन चीजें आती है जिसको हमको समझना पड़ता है। देखिए पहला है ब्रोइंग को मतलब आप लोन मान सकते हैं कि हाँ लोन नहीं है, ठीक ना। दूसरा है रिकवरी लोन, तीसरा है अदर रिसिप्ट। आखिर कैपिटल रिसिप्ट इसको क्यों बोलते हैं? ब्रोइंग मतलब कैपिटल रिसिप्ट मतलब होता है वो रिसिप्ट जो हमारा एसेट्स लायबिलिटी बढ़ा दे या एसेट्स कम कर दे। बिल्कुल, अगर हम किसी से लोन लेते हैं, नॉर्मली आपका देश जो है बाहर के देशों से लोन लेता है जब उसको पैसा का जरूरत होता है, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF इस सबसे पैसा ले सकता है, या किसी फॉरेन बैंक से भी पैसा ले सकता है। तो जब वो पैसा लेता है तो वो ब्रोइंग कहलाता है। ब्रोइंग मतलब पैसा आ रहा है आपके देश में, तो ये एक बड़ा कैपिटल होता है, बड़ा पूंजी होता है, इसलिए इसको कैपिटल से बोलते हैं। इससे हमारा लायबिलिटी बढ़ जाता है, हमारा एसेट घट जाता है, क्योंकि उसके बदले में हम लोग सिक्योरिटी के रूप में कुछ रखते हैं। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन देता है और वो रिकवर करता है तो पैसा तो आ जाता है, पर कुछ सिक्योरिटी में जो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है वो घट जाता है।
तो यहाँ भी लाइफ पे कुछ रिसिप्ट आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो उसको आप रिकवरी ऑफ लोन कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे रिकवर कर रहे हैं, मतलब अपना ही पैसा मांग रहे हैं, तो एक कैपिटल रिसिप्ट हो रहा है, यहाँ किसी लोन मांगा नहीं जा रहा है। अगला हमारा अदर रिसिप्ट, जिसमें मैंने दिखाया है डिस इन्वेस्टमेंट और उसका स्मॉल सेविंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिस इन्वेस्टमेंट हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट कंपनी अपना शेयर या अपना कंपनी को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दे, तो वो आपका डिस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जहां पे फायदा ज्यादा हो कंपनी को, बट जब फायदा नहीं होता है कंपनी को, कंपनी अच्छे से नहीं चलती है गवर्नमेंट कंपनियां, तो वो प्राइवेट सेक्टर को अपना शेयर बेच देती है, मतलब कंपनी ही बेच देती है। किसी भी कंपनी के पास 51% से ज्यादा शेयर होता है तो वो उस कंपनी का मालिक हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट भी एक तरह का कैपिटल रिसीव है, क्योंकि इसमें भी पैसा आ रहा है। जब गवर्नमेंट कंपनी अपने कंपनी को बेचता है प्राइवेट कंपनी को, तो पैसा आता है, तो वो कैपिटल रिसीव कहलाता है। बट यहाँ एसेट घट जाएगा। आप याद रखिएगा कैपिटल रिसीव का मतलब आप समझ सकते हैं अच्छे से कि अगर लायबिलिटी बढ़े या कैपिटल एसेट घटे तो वो कैपिटल रिसीव है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है, मतलब एसेट घट रहा है और कैश आ रहा है, तो कैपिटल रिसीव है। स्मॉल सेविंग का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस में गवर्नमेंट, जो जितने भी पोस्ट ऑफिस है गवर्नमेंट, वहां पे किसान विकास योजना, इंदिरा विकास योजना, बहुत योजनाओं का नाम पे पैसा रखा है। जब उसको जरूरत पड़ने लगता है वो पैसा को निकाल लेता है कैपिटल रिसीव के रूप में, ताकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सके, जैसे रोड बना सके, डैम बना सके, रेलवे बना सके। तो जब उनको जरूरत होता है तो इस तरह का विकास का जो पत्र पैसा होता है उसको थोड़ा देर के लिए यूटिलाइज करने लगता है। ठीक है, तो इस तरह का आप अदर रिसिप्ट कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए ड्रॉइंग को डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल बोला गया है। और ये तो डेप्ट क्रिएटिंग क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे लोन मांगते हैं लोग भारत के देशों से, और यहाँ लोन नहीं मांगते हैं, यहाँ अपना ही एसेट बेचकर या लोन जो जिसको दिए उससे मांग कर हम लोग काम चलाते हैं, इसीलिए इसको नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। तो ये कैपिटल रिसिप्ट डेप्ट क्रिएटिंग है। डेप्ट मतलब डेप्ट का मतलब ये होता है लायबिलिटी, और लायबिलिटी का मतलब ये होता है लोन। तो डेप्ट मतलब लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी मतलब लोन होता है, लोन का मतलब ड्रॉइंग होता है। आप इस सबको एक ही चीज मान सकते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा तो ये देख सकते हैं होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये आप तीनों समझ चुके होंगे, अब मैं आपको वापस फॉर्मूला दिखाता हूँ। देखिए हमारा फिजिकल डेफिसिट का जो फॉर्मूला था, आप यहाँ देख सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट है। तो टोटल एक्सपेंडिचर में सारा खर्चा था, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, और टोटल रिसिप्ट में हमारा दो रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। बट कैपिटल रिसिप्ट भी लेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट भी लेंगे, टोटल रिसिप्ट लेंगे, बट एक चीज हटा देते हैं जिसको हम लोग ड्रॉइंग बोलते हैं। ये जो ड्राइंग है ये हट जाता है। क्यों हट जाता है? क्योंकि हमारा ये जो टॉपिक है वो फिजिकल डेफिसिट है। फिजिकल मतलब हमको वो डेफिसिट चाहिए, वो पैसा चाहिए जो एक साल के अंतर्गत होता है। पर देखा जाए तो ये ड्राइंग हम लोग हमेशा 5 सालों के लिए करते हैं। ये लॉन्ग टर्म ड्राइंग कहलाता है, शॉर्ट टर्म ड्राइंग नहीं होता है। जो एक साल के अंतर्गत चुका दिया जाए वो शॉर्ट टर्म लोन होता है या शॉर्ट टर्म ड्राइंग होता है। जो एक साल से ज्यादा समय लेता है, जैसे 5 साल या 10 साल बाद लौटाएंगे, तो वो आपका लॉन्ग टर्म ड्राइंग कहलाता है या लोन कहलाता है। आप उसको शॉर्ट में ड्राइंग कह सकते हैं। तो चलिए इसको यहाँ से हटा दिया गया। ये भी एक तरह का बेसिकली रिसिप्ट है, बट ये डेट को बढ़ा रहा था, इसलिए यहाँ पे एक्सक्लूडिंग ड्राइंग। मतलब इस फॉर्मूला में आपको टोटल एक्सपेंडिचर लेना है, टोटल रिसिप्ट भी लेना है, पर टोटल रिसिप्ट में आपका ये भी है, पर आपको ये हटा देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये दो को ही लेना है। मतलब आपको नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल से लेना है, जिसमें रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग है। तो आप बेसिकली यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे जो आगे जो लास्ट टॉपिक है वो प्राइमरी डेफिसिट से रिलेटेड है, जिसका फॉर्मूला फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट है। आप देख सकते हैं फिजिकल डेफिसिट में मैंने क्या बताया था कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट होता है, उसके बाद जो आएगा वो फिजिकल डेफिसिट होता है। बट जो मैंने लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से, उसका इंटरेस्ट मुझे हर साल देना ही पड़ेगा करंट ईयर में, तो वो करंट ईयर में आ गया इंटरेस्ट। तो अगर फिजिकल डेफिसिट से जितना भी डेफिसिट हुआ, जितना भी नुकसान हुआ, अगर उससे मैं इंटरेस्ट को घटा देता हूँ, इंटरेस्ट पेमेंट जो इस पे दे रहा हूँ लोन पे बाहर के देशों को, अगर मैं उसको घटा दूं तो उसके बाद जो घट के आएगा वो हमारा प्राइमरी डेफिसिट होता है। तो आप देख सकते हैं हमने इस पूरे फॉर्मूला को खत्म कर दिया है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप बिल्कुल बना सकते हैं। आप बुक के पीछे जाइए और उसके रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सब हमको बनाने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आपसे बन जाएगा। नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड एक दिन डिस्कस कर लेंगे। So thank you and must write all the formula. This is your homework. आपको ये याद रखना है कि हर वीडियो का आपको नोट्स लिखना चाहिए, और लिखिए, समझे, उसे अच्छे प्रकार से क्लियर कीजिए और कॉपी में जरूर लिखिए। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि सारा फॉर्मूला, राइट ऑल द फॉर्मूला ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट एंड द फिजिकल डेफिसिट एंड द प्राइमरी डेफिसिट एंड आल्सो लर्न दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अगर आप याद करते हैं तो आपको बड़ी आसानी से सारा ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन को बना सकते हैं, और आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा। सो थैंक यू, मस्ट राइट ऑल द क्वेश्चन आंसर। थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड एंड दिस चैप्टर आल्सो कंप्लीटेड। थैंक यू।